बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर बारीक से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को या पर्सनल आइडेंटिटी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? पर्सनल आइडेंटिटी की डेफिनेशन को पढ़ लिया था, इसकी टाइप्स को पढ़ लिया था, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, रेस की डिटर्मिनेशन को पढ़ लिया था, सेक्स की डिटर्मिनेशन को पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एज की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वाया एज। ओके, यानी हम एज को यूज़ करते हुए किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते होते हैं। तो जो एज होती है इंडिविजुअल की अप टिल 25 ईयर तक जो एज होती है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डाटा से, लाइक टीथ से, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन से, हाइट और वेट से, मिसलेनियस पार्टिकुलर डाटा से जिसमें बर्थ रिकॉर्ड भी होता है, प्यूबर्टी पे क्या क्या चेंजेस आती है या चेंजेस ओल्ड एज पे होती है। तो इन चार चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं या किसी पर्सन की एज को डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहले टीथ। पहले हम टीथ से एज की डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ना है टीथ के बाद बोन्स है, बोन्स की ओसिफिकेशन है। नंबर 3 के अंदर आता है हाइट एंड वेट और नंबर 4 के अंदर पार्टिकुलर डाटा या मिसलेनियस आ जाता है। फिर हमने एज की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखनी है कि एज को क्यों डिटरमिन करते हैं, किन किन कंडीशन के अंदर हम डिटरमिन करते हैं या किन किन कंडीशन के अंदर ये अप्लाई होता है। ओके, तो सबसे पहले तीस से स्टार्ट करते हैं। तो इस एज की एस्टिमेशन करनी है या एज की डिटर्मिनेशन करनी है तीत से, तो हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए या किन किन चीज़ों से हम एज की एस्टिमेशन कर सकते हैं फ्रॉम तीत। पहला कि दो सेट ऑफ तीत होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। प्राइमरी या टेम्परेरी या परमानेंट। ओके, इनका टाइम ऑफ इरप्शन का पता होना चाहिए और इनका पीरियड ऑफ रूट कैल्सिफिकेशन का पता होना चाहिए। जो पीरियड ऑफ रूट कैल्सिफिकेशन है ये एक्सरे एग्जामिनेशन से पता चलता है। ओके, तो सबसे पहले हम टीथ के सेट्स को देख लेते हैं। दो टाइप के या दो सेट के टीथ होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी या टेम्परेरी, दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। ओके, इनके दरमियान डिफरेंस को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ना है कि इनका टाइम ऑफ इरप्शन क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ इरप्शन है और इनका कैल्सिफिकेशन भी होता है और जो कैल्सिफिकेशन पैटर्न होता है ये एक्सरे से पता चलता है। तो पहला है कि जो टीथ होते हैं ये दो सेट्स के होते हैं। पहला होते हैं टेम्परेरी या डेसिडुअस टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। जो टेम्परेरी और प्राइमरी टीथ होते हैं इनका डिफरेंस एग्जाम में आता होता है। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं 20 नंबर होते हैं, 8 इंसाइजर, 4 केनाइन और 8 मोलर, जबकि परमानेंट टीथ 32 होते हैं, 8 इंसाइजर और 4 केनाइन। ये तो सिमिलर है, लेकिन जो प्री मोलर्स होते हैं वो 8 होते हैं, मोलर्स 12 होते हैं। ओके, यानी जो टेम्परेरी टीथ है इसके अंदर जो प्री मोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसमें प्री मोलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोलर्स 8 होते हैं, यहाँ पे मोलर्स 12 होते हैं। सबसे पहले इनकी थोड़े बहुत एनाटमी को देख लेते हैं। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं स्मॉल होते हैं, नैरो होते हैं, लाइट वेट होते हैं और डेलिकेट होते हैं, जबकि परमानेंट टीथ बिग होते हैं, ब्रॉड होते हैं, हैवी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इनके क्राउन चाइना वाइट इन कलर होते हैं, जबकि इनके क्राउन इवोरी वाइट इन कलर होते हैं। ओके, जो इनकी लोकेशन होती है या सॉरी यहाँ पर जहाँ पर क्राउन का और फैंग का या नेक का जो जंक्शन होता है तो इस जगह पे रिज होता है, यानी नेक और बॉडी के दरमियान एक रिज होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिज होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। इस केस में प्रोमिनेंट नहीं होता, इस केस में रिच प्रोमिनेंट होता है। नेक और बॉडी के दरमियान या क्राउन और फैंग का जंक्शन होता है। नेक टेम्परेरी टीथ की ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, परमानेंट की रिलेटिवली लेस कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। एजेस इसके सिरेटेड होते हैं, इसके एजेस सिरेटेड नहीं होते। एंटीरियर टीथ वर्टिकल होते हैं, एंटीरियर टीथ इंक्लाइंड होते हैं फॉरवर्ड। जो मॉलर्स होते हैं इसमें मॉलर रिलेटिवली लार्जर होते हैं, इनके क्राउन फ्लैट होते हैं और इनके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, यानी जो द रूट्स ऑफ मोलर, ठीक है, तो वो स्मॉलर होते हैं और डाइवर्जेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इनके रूट्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और लेस डाइवर्जेंट होते हैं। टेम्परेरी या डेसिडुअस टीथ को रिप्लेस करने के लिए परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ को रिप्लेस करने के लिए मजीद कोई टीथ नहीं होते। रेडियोलॉजी में देखा जाए तो टेम्परेरी टीथ के ऊपर हमें जर्मिनेशन सेंटर देखने को मिलते हैं परमानेंट टीथ के, लेकिन परमानेंट टीथ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सारा पॉइंट्स होते हैं जो आपने टेबल से कवर कर लेने हैं। ओके, तो यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। टेम्परेरी टीथ 20 नंबर होते हैं, 4 इंसाइजर, 2 केनाइन और 4 मोलर हर जॉ के अंदर। परमानेंट टीथ 32 होते हैं। अब जो टाइम ऑफ इरप्शन होती है वो 18 से लेकर 25 ऑफ ईयर ऑफ एज यहाँ पर इंडिकेशन प्रोवाइड करती है। 18 से लेकर 25 साल तक ही अच्छे तरीके से अप्लाई होता है वाला मेथड, और ये डिपेंड करता है कि डाइट क्या है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जनरली अगर देखा जाए जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, एक्सेप्ट मोलर। जो मोलर्स होते हैं टेम्परेरी टीथ के रिलेटिवली लार्जर होते हैं। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वाइटर होते हैं, मोर कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं,
ठीक है। नेक के ऊपर, नेक क्या होता है? जंक्शन ऑफ क्राउन विद द रूट। इनके एजेस सिलेटेड होती है, इनके डिफरेंस को यहाँ पर लिखा हुआ है। जनरली जो टेम्परेरी डेंटेशन होती है वो स्टार्ट होती है 6 मंथ में, यानी जो 6 से लेकर 8 मंथ में फर्स्ट टीथ इरप्ट होता है, फर्स्ट टेम्परेरी टीथ इरप्ट होता है, जो कि लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है। ओके, लोअर सेंट्रल इंसाइजर 6 से लेकर 8 महीने में इरप्ट होता है। ओके, और इसकी कैल्सिफिकेशन 1.5 से लेकर 2 ईयर्स में आके कंप्लीट हो जाती है, और सबकी कैल्सिफिकेशन 3 ईयर्स में आके कंप्लीट हो जाती है। तो जो पहला जो टीथ होता है 6 से लेकर 8 मंथ में लोअर सेंट्रल इंसाइजर, जबकि जो सेकंड मॉलर होता है वो 20 से लेकर 30 मंथ या 2.5 ईयर तक इरप्ट होता है। फिर इसकी कैल्सिफिकेशन 3 ईयर में आके कंप्लीट हो जाती है। बाकी 6 से लेकर 8, फिर 7 से लेकर 9 है, ठीक है। फिर इसके बाद 10 से लेकर 12, 12 से लेकर 14, 16 17 to 18 है। इस तरह से आपने तरतीब को याद रखना है। पहले लोअर सेंट्रल इंसाइजर निकलते हैं, फिर अपर जॉ के अंदर सेंट्रल इंसाइजर निकलता है, फिर लैटरल इंसाइजर निकलते हैं अपर और लोअर के, फिर मॉलर्स निकलते हैं पहला, फिर केनाइन निकलता है, फिर M2 निकलता होता है। ठीक हो गया। जो टेम्परेरी टीथ की डेंटेशन होती है 6 मंथ में स्टार्ट होती है, 2.5 ईयर या में आके कंप्लीट हो जाती है। रूट की कैल्सिफिकेशन 3 में आके खत्म हो जाती है। यानी जो एवरेज चाइल्ड होता है 1 साल की उम्र तक उसके 8 दांत होते हैं, 8, ठीक है, 8 टीथ। और 1.5 ईयर में 16 टीथ होते हैं, और 2 से लेकर 2.5 ईयर में 20 टीथ आ जाते हैं पूरे के पूरे। तो इसको रट्टा मार लेना, MCQs में आ सकते हैं। जो टेम्परेरी टीथ की शेडिंग होती है ये 6 to 7 ईयर में आके स्टार्ट होती है। यानी जब 6 to 7 ईयर में पहला परमानेंट टीथ निकलता है, जो पहला परमानेंट टीथ निकलता है वो होता है M1, ठीक है। फर्स्ट मोलर निकलता होता है 6 to 7 ईयर में। फिर इसके बाद सेंट्रल इंसाइजर, फिर लैटरल इंसाइजर, फिर फर्स्ट बाइकस्पिड या फर्स्ट प्री मोलर, फिर सेकंड प्री मोलर, केनाइन है, सेकंड मोलर है, और थर्ड मोलर होते हैं, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ। ठीक हो गया। अब एक पीरियड ऑफ मिक्स डेंटेशन भी होती है। पीरियड ऑफ मिक्स डेंटेशन वो कौन सा पीरियड होता है? फर्स्ट परमानेंट मोलर के निकलने से लेकर लास्ट परमानेंट केनाइन के इरप्ट होने तक, इस ड्यूरेशन में टेम्परेरी और परमानेंट टीथ दोनों जास के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस ड्यूरेशन को, जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट टीथ दोनों विजिबल होते हैं, तो इसको बोलती है पीरियड ऑफ मिक्स डेंटेशन। ये 6 से लेकर 11 ईयर्स तक होता है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। और ये 12 to 13 तक परसिस्ट करता होता है, यानी इसका ड्यूरेशन क्या होता है 6 to 11, लेकिन ये 12 to 13 तक परसिस्ट करता होता है। जो परमानेंट टीथ होते हैं सबसे पहले लोअर जॉ में निकलते हैं, फिर अपर जॉ में निकलते हैं। जो बाइकस्पिड होते हैं इरेगुलर होते हैं, और इनकी वैल्यू रिलेटिवली कम होती है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एज। द फर्स्ट मोलर होते हैं 6 ईयर में आके, 6 से लेकर 6 to 7 ईयर में आके इरप्ट होते हैं। जो सेकंड मोलर होता है वो 12 साल में आके निकलता होता है। ठीक हो गया, रट्टा मार लेना। जो थर्ड मोलर होता है जिसकी विजडम टीथ बोलते हैं, तो ये तकरीबन कह सकते हैं कि जो थर्ड मोलर होता है ये 17 से लेकर 25 साल के दरमियान में निकलता होता है। अब एवोल्यूशनरी रिडक्शन होती है किसके अंदर? जॉ बोन की लेंथ के अंदर। चूंकि जॉ बोन की लेंथ के अंदर एवोल्यूशनरी रिडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो थर्ड मोलर टीथ होता है वो कभी कभार सेकंड मोलर और जॉ बोन के दरमियान इम्पैक्टेड हो जाता है। ठीक हो गया। तो फिर आपको 12 साल के बाद जो रेमस होता है लोअर जॉ का, यानी जो मैंडिबल होती है उसका जो रेमस होता है, उस रेमस के अंदर सेकंड मोलर से पीछे कुछ स्पेस बच जाती है, जिसको बोलते हैं स्पेस फॉर लास्ट मोलर। उसको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो हमें एज बता सकती होती है 12 साल के बाद ऐसा होता है। नॉर्मली विजडम टीथ 17 से लेकर 25 साल तक ये इरप्ट कर जाता होता है। ठीक हो गया। अब ये भी लिखा है कि जो नॉर्मल होती है, जो कैल्सिफिकेशन होती है रूट ऑफ द टीथ की, वो 3 से लेकर 4 साल के अंदर अंदर हो जाती है आफ्टर द डेट ऑफ इरप्शन। ओके, ठीक हो गया। कहती है कि जो कैल्सिफिकेशन की एक्सटेंट को और डिग्री को देखने के बाद हम एज को आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। कभी कभार बर्थ से लेकर गिवन टाइम के अंदर एक वाइड गैप होता है, तो जिसको बोलते हैं डायस्टीमा। ठीक हो गया, डायस्टीमा। अब कुछ स्पेशलाइज्ड मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एज फ्रॉम द टीथ। वो कौन कौन से मेथड होते हैं? स्टैक्स मेथड है, बॉयड मेथड है, माइल्स मेथड है, गुस्टैफ्सन मेथड है, केमिकल मेथड होता है। तो पहले यहाँ पे इन्होंने गुस्टैफ्सन मेथड लिखा हुआ है। गुस्टैफ्सन मेथड ये कहता है कि टीथ का सेंट्रल पार्ट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, तो इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से हमें क्या पता चलता है? उस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो फिर इस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर वेयर एंड टियर चेंजेस देखने को मिलती है। ये वेयर एंड टियर चेंजेस एज के साथ साथ बढ़ती रहती है, यानी एडवांसिंग एज के साथ साथ टीथ के ऊपर वेयर एंड टियर चेंजेस आना शुरू हो जाती है। तो उसको बोलते हैं गुस्टैफ्सन मेथड। जो गुस्टैफ्सन मेथड होता है 25 से लेकर 16 के दरमियान एज के एस्टिमेशन के लिए अप्लाई होता है, और ये यूजफुल होता है उस केस के अंदर जब आप किसी डेड बॉडी को या उसके स्केलेटल रिमेन को एग्जामिन कर रहे हो। ठीक हो गया। तो ये गुस्टैफ्सन मेथड होता है। गुस्टैफ्सन मेथड के अंदर बहुत सारी चीज़, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लाइक एक होता है एट्रेशन, दूसरा होता है पेरिडोंटोसिस, तीसरा सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन, सीमेंटम एपोजिशन, रूट
रिजॉर्प्शन और रूट ट्रांसपेरेंसी या रूट ट्रांसलूसेंसी होती है। ठीक है, तो जो रूट ट्रांसपेरेंसी होती है सबसे ज़्यादा आइडियल होता है। जो एट्रिशन होता है, एट्रिशन के अंदर जो इंसिजल या ओक्लूसल सरफेस होती है टीथ की, मास्टिकेशन के जरिए उसका वेयरिंग डाउन हो जाता है, यानी एज के साथ साथ जो टीथ होते हैं इनके सुपीरियर सरफेस घिसना शुरू हो जाती है। इसके बाद है पेरिडोंटोसिस। पेरिडोंटोसिस के अंदर जो गम्स के मार्जिन होते हैं वो रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और गम्स की टीथ की लूजनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं कि दांत ढीले पड़ गए हैं। सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन पल्प कैविटी के अंदर देखने को मिलती है ड्यू टू एजिंग और रिएक्शन टू द कैरीज। सीमेंटम एपोजिशन अराउंड ऑफ टीथ होती है। जो रूट रिजॉर्प्शन होती है सीमेंटम और डेंटिन दोनों को इन्वॉल्व करती है। और लास्ट है रूट ट्रांसपेरेंसी, वो डेंटिन टिश्यू के रेयर फैक्शन की वजह से होती है। सबसे ज़्यादा आइडियल पैरामीटर रूट ट्रांसपेरेंसी होता है और सबसे गंदा वाला वर्स्ट रूट रिजॉर्प्शन होता है। इसके बाद है बॉयड मेथड। जो बॉयड मेथड होता है, बॉयड मेथड के अंदर आप करते क्या हो, जो बॉयड मेथड होता है ये डेड इन्फेंट के ऊपर एक्यूरेटली अप्लाई होता है। इस बॉयड मेथड के अंदर आप नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशन को काउंट करते हो जो कि टीथ के नाबल पे देखने को मिलती है। उस क्रॉस स्ट्राइएशंस को बोलते हैं इंक्रीमेंटल लाइन, और ये इंक्रीमेंटल लाइन आप न्यू नेटल लाइन से ऑनवर्ड काउंट करते रहते हो। जो न्यू नेटल लाइन होती है बर्थ के बाद बन जाती है और ये 3 वीक्स में देखने को मिलती है। ठीक हो गया, ओके। तो जो बॉयड मेथड होता है ये एक्यूरेट एज एस्टिमेशन में होता है, जिसमें आप इंक्रीमेंटल लाइन को देखते हो। ये इंक्रीमेंटल लाइन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे देखने को मिलती है और ये ग्रोथ के डेली इंक्रीमेंट को शो करती है। जो वेल मार्क्ड लाइन होती है न्यूनेटल लाइन, वो बर्थ के टाइम पे बनी हुई होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशंस फ्रॉम द बर्थ अंटिल डेथ, तो ये डेड फीटस के लिए अप्लाई होती है। इसके अलावा कुछ माइल्स मेथड होते हैं। माइल्स मेथड में जो 3 परमानेंट मोलर टीथ होते हैं इनके ऊपर जितना वेयर होता है, जितनी क्वांटिटी का जितना अमाउंट ऑफ वेयर होता है वो एक कंपैरेबल रेट के लिए होता है। ठीक है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज। ओके, और इसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट है जो गुस्टेफ्सन क्राइटेरिया में था उसको भी माइल्स ने आइडेंटिफाई किया था। स्टैक्स मेथड में जो एज होती है वो वेट ऑफ इरप्टिंग टीथ से मालूम की जाती है, यानी जो एज होती है फ्रॉम द टीथ इज डिटरमिन्ड बाय वेट ऑफ द इरप्टिंग टीथ। ठीक हो गया, तो ये उसको बोलते हैं हम स्टैक्स मेथड। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स की तरफ, या हम बोन्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज। अभी तो हमने टीथ का पढ़ लिया, अब हम बोन्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जब ह्यूमन स्केलेटन होता है, ह्यूमन स्केलेटन डिफरेंट या सेपरेट ऑसिफिकेशन सेंटर से बनता होता है। इन सेंटर से ऑसिफिकेशन प्रोग्रेस करती है अनटिल बोन कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है। जो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन है इसकी चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक्सरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम किसी भी बंदे की एज मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑसिफिकेशन स्टडीज और एक्सरे एनालिसिस। ठीक हो गया, अब वो ये कुछ बातें बता रही है कि ये कह रही है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो एज की जो वेरिएशन होती है वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होती है। दूसरा, जो एपीफाइसिस और डायफाइसिस की क्लोजर होती है फीमेल में तकरीबन 2 साल पहले हो जाती है। ठीक हो गया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्कल स्यूचर, जहाँ पे जो ऑब्लिट्रेशन है थोड़ा देर में जाके होती है और स्लो होती है। और कुछ ट्रॉपिकल कंडीशन के अंदर जो ऑसिफिकेशन होती है वो ज़्यादा अर्लियर होती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट कंडीशन, यानी ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के अंदर ऑसिफिकेशन रिलेटिवली ज़्यादा अर्लियर होती है, ज़्यादा स्पीडी होती है, रैपिड होती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट। तो जो डाटा दिया जा रहा है इस पैराग्राफ के अंदर वो डाटा सारा का सारा मेल्स के हवाले से दिया जा रहा है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ। तो हम पढ़ने वाले हैं एज एस्टिमेशन फ्रॉम द ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, कहती है कि अगर आपने इन्फेंट की या चाइल्डहुड की एज मालूम करनी है तो जो रेडियोग्राफ आपको चाहिए या जो आपने देखना है वो रिस्ट का और एल्बो का है। एडोलेसेंस के लिए पेल्विस का, हिप का और शोल्डर का। अडल्टहुड के लिए एल्बो और नी का। ओल्ड के लिए स्कल। और तमाम एज ग्रुप के लिए पेल्विस और हिप। वैसे पेल्विस और हिप एक ही चीज़ होती है। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ है एज एस्टिमेशन वाला। थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊँ कि जो लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स के 3 सेंटर या 3 प्रिंसिपल लोकाई ऑफ ग्रोथ होते हैं। एक मिड पोर्शन होता है जिसको डायफिसिस या शैफ्ट बोलते हैं और 2 एंड्स होते हैं, प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड, उसको एपिफाइसिस बोलते हैं। डायफिसिस और एपिफाइसिस के दरमियान में एक हाइलैंड कार्टिलेज की प्लेट होती है। उस हाइलैंड कार्टिलेज की प्लेट को डायफिजियो एपिफाइजियल जोन बोलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ होती है। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर 1 से लेकर 2 साल पहले हो जाती होती है। ठीक हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। एज एस्टिमेशन बाय द बोन्स। तो पहला है कि जो बर्थ के ऊपर जो लोअर एंड ऑफ द फीमर है वहाँ पे सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है टैलस कैल्केरियम के ऊपर, क्यूबाइट के ऊपर, अपर एंड ऑफ फिबुला के ऊपर और हेड ऑफ ह्यूमरस पे भी देखने को मिलता होता है। ठीक है, यानी टेलस कैल्केरियम के ऊपर, क्यूबाइट के ऊपर, अपर एंड ऑफ टिबिया, फिबुला, वैसे फिबुला लिखा होता है लेकिन यहाँ पे टिबिया कर लो, और हेड ऑफ ह्यूमरस है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है,
सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। लेकिन फिर 1.5 से लेकर 2 साल तक जो एंटीरियर फोंटेनाली होता है वो क्लोज हो जाता है, यानी 1.5 ईयर तक अगर एंटीरियर फोंटेनाली क्लोज देखने को मिलता है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको लोअर एंड ऑफ फीमर देखने को मिल रहा है या टेलस और कैल्केरियम के ऊपर ओसिफिकेशन सेंटर देखने को मिल रही है, क्यूबाइड है, अपर एंड ऑफ टिबिया है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो उसका मतलब अभी उसकी बर्थ हुई है। फिर इसके बाद अगर 1.5 से लेकर 2 ईयर है या एंटीरियर फोंटेनाली क्लोज हो गया तो 1.5 से लेकर 2 ईयर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मिटोपिक स्यूचर होता है वो 2 साल में आके क्लोज होता है, जबकि 1.5 ईयर में एंटीरियर फोंटेनाली क्लोज होता है। 2 साल के एंड तक जो कॉन्टाइलर प्रोसेस होता है ऑक्सीपिटल बोन का वो फ्यूज कर जाता है किसके साथ, स्क्वेमा के साथ या स्क्वेमस पार्ट के साथ, ठीक है। तो कॉन्टाइलर का स्क्वेमस के साथ फ्यूज करना तो ये 2 साल को इंडिकेट करता है। फिर इसके बाद 2 से लेकर 6 साल के दरमियान जो नंबर ऑफ कार्बल बॉन्ड्स होती है एक्सरे के ऊपर वो अप्रोक्सीमेट एज देती है इन ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 2 है तो वो 2 साल है, 4 है तो 4 साल है, 3 है तो 3 साल है, ठीक हो गया। अब ये लिखा है कि फीमेल्स के अंदर 4 और मेल्स के अंदर, वैसे मेल्स के वाले से बताया गया तो मेल्स में 6 साल तक जो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है तो 6 साल का आपने रट्टा मार लेना है। जबकि फर्स्ट ईयर के अंदर हेड ऑफ फीमर, टिबिया और ह्यूमरस पे आ जाता है। सेकंड ईयर के अंदर लोअर एंड ऑफ रेडियस, टिबिया, फिबुला पे आता है। थर्ड ईयर ये पेटिला के लिए स्पेसिफिक है। जो 4th ईयर है अपर एंड ऑफ फिबुला, ग्लेटर ट्रोकांटर ऑफ फीमर है, जबकि 5th ईयर ग्लेटर ट्रूबरकल ऑफ ह्यूमरस है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं। तो दोबारा से कर लेते हैं। बर्थ के टाइम आपने रट्टा मार लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 2 साल तक कॉन्टाइलर पोर्शन था ऑक्सीपिटल बोन का, स्क्वेमा से फ्यूज कर जाता है। फिर कार्पल बोन 2 से लेकर 6 साल है, फिर 6 साल मीडियल एपिकोंटाइल ऑफ ह्यूमरस है, और 6 साल तक आते आते जो कॉन्टाइलर प्रोसेस होता है किसका, ऑक्सीपिटल बोन का, तो वह फ्यूज कर जाता है बेजी ऑक्सीपिट के साथ, ठीक है। कॉन्टाइलर प्रोसेस के साथ फ्यूज कर जाता है बेजी ऑक्सीपिट के साथ। फिर 7 से लेकर 8 साल में जो रेमस ऑफ प्यूबिस होता है और स्कियम होता है जिसको इसक्यो प्यूबिक रेमाई होती है वो फ्यूज करना शुरू कर देती है, और जो सैक्रल वर्टिब्रा है वो कार्टिलेज से सेपरेटेड हो जाती है। 8 से लेकर 10 साल के दरमियान में सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ओलिकोनोन के दरमियान में आ जाता है, ठीक है। ओके, दोबारा बता देता हूँ। 6 साल तक आते आते मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस में सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आता है, और जो कॉन्टाइलर प्रोसेस होता है ऑक्सीपिटल बोन का ये बेजी ऑक्सीपिट के साथ फ्यूज कर जाता है। 7 से लेकर 8 साल में जो इसक्यो प्यूबिक रेमाई फ्यूज कर जाती है। इसके अलावा जो सैक्रल वर्टिब्रा होती है कार्टिलेज से सेपरेट हो जाती है। 8 से लेकर 10 साल में जो ओलिकोनोन प्रोसेस है यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आ जाता है। 10 से लेकर 12 साल के दरमियान में जो पिजिफॉर्म बोन है इसकी क्या हो जाती है, ऑसिफिकेशन हो जाती है। तो पिजिफॉर्म का रट्टा मार लो कि नंबर ऑफ कार्बल बोन बता दिया, और फिर पिजिफॉर्म ये भी कार्बल बोन है। 13 से लेकर 14 के दरमियान में जो लैटरल एपिकोंडाइल होता है ऑफ ह्यूमरस 13 to 14 ये यूनाइट कर जाता है ट्रोक्ली और कैपिचुलम के साथ, ठीक है। फिर 15 से लेकर 16 के दरमियान में जो एपिफाइसिस होती है कैल्केरियम की वो बोन को फ्यूज कर जाती है। इसके अलावा जो ट्राई रेडिएट कार्टिलेज होता है वो फ्यूज कर जाता है, ट्राई रेडिएट कार्टिलेज फ्यूज कर देता है। इसके अलावा जो 9 साल के अंदर इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, एस्टाबुलम के साथ यूनाइट कर जाती है। यानी 15 to 16 के दरमियान में जो एपिफाइसिस होती है कैल्केरियम की वो बोन को ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्राई रेडिएट कार्टिलेज होता है वो फ्यूज कर जाता है। कोराकॉइड प्रोसेस स्कैपुला के साथ यूनाइट कर जाता है। ओलिकोनोन अल्लाह से यूनाइट कर जाता है। जो हेड्स और एंड्स होते हैं कार्पल के वो शैफ्ट से कंटिन्यू हो जाती है। 16 से लेकर 18 के दरमियान में क्या होता है, तमाम एपिफाइसिस एल्बो के लेवल के ऊपर 16 to 18 जो तमाम एपिफाइसिस होती है वो एल्बो के लेवल के ऊपर फ्यूज हो जाती है, ठीक है। ओके, लेकिन मीडियल एपिकोंडाइल ये फ्यूज नहीं करता होता 16 to 18 यहाँ पे नहीं करता होता। हालांकि इसका सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन कितने में आता था, इसका सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आता था 6 साल में मीडियल एपिकोंडाइल का, जबकि लैटरल एपिकोंडाइल का यूनियन कब होती है 13 से लेकर 14 में, जबकि 12 के अंदर पीजी फॉर्म की ऑसिफिकेशन होती है, जबकि 13 to 14 के अंदर जो लैटरल एपिकोंडाइल है और ट्रोक्ली और कैपिचुलम से फ्यूज होता है, ठीक है। जबकि 15 से लेकर 16 के अंदर जो कोराकॉइड था वो स्कैपुला से फ्यूज होता है, ओके। जो ओलिकोनोन होता है वल्ना से फ्यूज कर जाता है। ट्राई रेडिएट कार्टिलेज की फ्यूजन देखने को मिलती है। जो मेटाकार्पल्स हैं उनके हेड और एंड्स शैफ्ट के साथ मिल जाती है, और कैल्केरियम का एपिफाइसिस अपीयर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद यह भी बात हो गई है, कहते हैं कि 15 से लेकर तमाम एपिफाइसिस होती है एल्बो के अंदर, हेड ऑफ फीमर है और लोअर एंड ऑफ टिबिया अपने शैफ्ट को ज्वाइन कर जाती है। 18 से लेकर 20 के दरमियान में क्या होता है, यहाँ पर जो तमाम एपिफाइसिस होती है रिस्ट पर, यहाँ पर तो एल्बो की बात होगी, अब रिस्ट की है, लोअर लिम्ब में नी है, इलियम का क्रेस्ट है और क्लैविकल का लैटरल एंड है वो फ्यूज कर जाती है। जो एक्रोमियन होता है स्कैपुला का वो किससे फ्यूज कर जाता है, वो एक्रोमियन और स्कैपुला के साथ फ्यूज कर जाता है 18 से लेकर 20 में, ओके। इसके बाद हम चलते हैं
20 के बाद जो आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं रिब्स के वो यूनाइट हो जाती है। 21 से लेकर 22 साल में स्केल ट्यूबरोसिटी फीमेल के अंदर फ्यूज हो जाती है। 22 साल में जो क्लेविकल का इनर एपिफाइसिस होता है वो फ्यूज हो जाता है सेकेंडरी वाला। 18 से लेकर 22 के अंदर जो बेसी ऑक्सीपेड है वो बेसिस फिनाइट के साथ फ्यूज हो जाती है। 23 साल में सैक्रल वर्टिब्रा एक दूसरे से फ्यूज होना शुरू हो जाती है, जबकि सैक्रल वर्टिब्रा में जो कार्टिलेज था वो किस में अपीयर होता है, सैक्रल वर्टिब्रा में 7 से लेकर 8 साल की उम्र में क्या होता है, कार्टिलेज आ जाते थे। माना कि टॉपिक बहुत ज़्यादा रट्टे वाली है, क्रैमिंग वाली है, ठीक है। इसके बाद है जो स्टर्नम के चार दरमियान वाले मिडल पीसेस होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाते हैं 14 से लेकर 25 साल के दरमियान में, ठीक हो गया, ओके। और जो लिप वाइट होता है वो स्टर्नम को ज्वाइन करता है 45 के अंदर। जो मैनुब्रियम होता है वो स्टर्नम को, यानी जो ज़ीफाइड प्रोसेस है वो 45 में आता है, मैनुब्रियम 45 में, लैरेंजियल और कोस्टल कार्टिलेजेस की ओसिफिकेशन 60 के अंदर होती है, और 60 के अंदर ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हाइवाइड बोन बॉडी के साथ फ्यूज कर जाता होता है, ओके, ठीक हो गया। अगर एपिफाइसिस सारे के सारे यूनाइटेड है तो इसका मतलब पर्सन 25 से अबव का है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। जबकि एपिफाइसिस एल्बो की का फ्यूज होती थी, ये फ्यूज होती थी 16 से लेकर 18 में, जब बंदा प्यूबर्टी को अटेन कर रहा होता है। हेड ऑफ फीमर और लोअर एंड ऑफ टिबिया ये भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद कहते हैं कि अगर सारी एपिफाइसिस यूनाइट कर चुकी है तो उसका मतलब पर्सन 25 से अबव है, ठीक है, ओके। तो ये वाला जो सारा की सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो ये 22 से लेकर 25 तक या 25 तक जाके अप्लाई होती है। इसके बाद हम एज बोन से मालूम नहीं कर सकते, अबव 25 इस केस में हम मालूम नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन से होते हैं, लाइक चिल्ड्रन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, रिस्ट और हैंड्स वगैरह का रेडियोग्राफ होता है। अडल्ट के अंदर एल्बो, शोल्डर, पेल्विस और नी है, और बड़ों के अंदर स्कल, वर्टिब्रा और स्टर्नम होते हैं, इनका यूज़ किया जाता होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखा है, बाकी यहाँ पर कुछ ऑसिफिकेशन डाटा लिखा हुआ है जो आई थिंक आप ना करो। 25 के बाद जो एज होती है, यानी आप कुछ डाटा को यूज़ कर सकते हो। कौन से डाटा को, फॉलोइंग डाटा को आप यूज़ कर सकते हो अबव 25, ओके। क्या कौन कौन सा है, लाइक ज़ीफाइड प्रोसेस होता है वो बॉडी से यूनाइट करता है एट अबाउट 40 ईयर। जो मैनुब्रियम होता है वो 60 में जाके करता होता है, जबकि स्टर्नम के जो पीसेस होते हैं वो 14 से लेकर 25 के दरमियान में होते हैं। इन शॉर्ट स्टर्नम के लिए फार्मूला 20 वाला चलता है, 20 मल्टीप्लाई 1 20, यानी जो 14 से लेकर 25 में, जिसमें 20 भी आता है, स्टर्नम के पीसेस फ्यूज़ कर जाते हैं। जबकि जो ज़ीफाइड प्रोसेस होता है 40 में, जबकि मैनुब्रियम 60 में आ जाता है। अगर स्कल के स्विचर अगर कोई सारे के सारे क्लोज हो गया, ठीक है, और कोई आपको क्लोजर नज़र नहीं आ रही, तो उसका मतलब जो एज है, सॉरी वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी स्विचर क्लोज नहीं हुआ तो उसका मतलब वो एज 30 से नहीं बढ़ी हुई, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि जो बेजिलर स्विचर होता है वो इसकी एक्सेप्शन होती है, ओके। जो बेजिलर स्विचर होता है इसकी जो फीएन होनी है, ठीक है, वो 18 से लेकर कितने में होनी होती है, 18 से लेकर 22 है, तो उसको रट्टा मार लो 18 से लेकर 22 है, जिसको कह सकते हैं कि वो स्विचर जो बेजी ऑक्सीपेट और बेजी स्फीनाइट के दरमियान में होता है। बाकी जो स्विचर्स होते हैं वो 30 के बाद जाके क्लोज होना शुरू हो जाती है, लाइक कोरोनल है, सैजिटल है। जो कोरोनल होता है, जो सैजिटल पहले लिखा हुआ है, तो सैजिटल होता है 30 से लेकर 35 है। जो कोरोनल होता है 35 से लेकर 40 में होता है। लैम्डॉइड 45 से लेकर 50 में देखने को मिलता है। पैराइटोमास्टॉइड और स्क्वेमस स्विचर होते हैं 55 से लेकर 60 में आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। जो सफिनोपेराइटल स्विचर है 70 में जाके क्लोज हो जाता है। जो पैलेट वाला स्विचर है 45 से लेकर 50 में आके क्लोज हो जाता है। जो वर्टिब्रा की जो लिपिंग होती है ये 40 के बाद देखने को मिलती है। जो ऑस्टियोफाइटिक ग्रोथ होती है फ्रॉम द एंटीरियर और लैटरल मार्जिन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये 40 के बाद प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। जो ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हाइवाइड बोन है तकरीबन 40 से लेकर 60 के दरमियान में आके फ्यूज़ कर जाता है। और जो लैरेंजियल और कोस्टल कार्टिलेजेस है ये भी 60 ईयर्स में आके ओसिफाई होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आप एज को मालूम कर सकते हो फ्रॉम द ओसिफिकेशन, ठीक है। अब एज की एस्टिमेशन है फ्रॉम द हाइट और वेट, ओके। अब यहाँ पर हैसिस रूल भी अप्लाई होता है आई थिंक, और कुछ मिसलिनियस पार्टिकुलर भी है। चलो फिर हम हाइट और वेट को पढ़ लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्राइमिंग टाइप की वीडियो हो चुकी है। और यहाँ पे क्रॉक बैंड चेंजेस भी होती है। जो क्रॉक बैंड चेंजेस होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्रॉक मैन ने क्या कहा था, क्रॉक मैन ने लाइफ को या जो एज होती है उसको 7 पीरियड में डिवाइड कर दिया था। बर्थ से लेकर 5 तक एक स्टेज है, स्टेज 2 है, 5 से लेकर 12 है, 12 to 20 थर्ड होती है, 20 से लेकर 25 फोर्थ होती है, 25 से लेकर 36 फिफ्थ होती है, 36 से लेकर 50 सिक्स्थ होती है, और 750 प्लस होती है। हाइट और वेट है, ओके। जो फुल टर्म चाइल्ड होता है बर्थ के लेवल पर, तो वो 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, ये फुल टर्म चाइल्ड होता है, इसकी बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा वो होगा हैसिस रूल होगा। हैसिस रूल ये कहता है कि जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन होती है, ठीक है, उनका आप स्क्वायर ले लो 5th मंथ तक,
तो वो आपको बताएगा क्राउन हील लेंथ के बारे में। ठीक हो गया। नॉर्मली जो फुल टर्म बेबी होता है वो 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होता है, यानी 9th मंथ में आते आते आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर 45 बन जाएगा। 6 मंथ्स के लास्ट में वो 60 का बन जाता है, फिर 1 साल के लास्ट में 68 सेंटीमीटर का होता है। ओके, ठीक है, लेंथ की बता रहे हैं। और फिर वो उस लेंथ को डबल कर देता है एट द एंड ऑफ 4th ईयर। जो एवरेज वेट होता है ये 2.5 से लेकर 3 kg तक होता है, और ये हर मंथ में 0.5 kg के हिसाब से इसका वेट बढ़ता होता है। अब कहते हैं इसका टेबल भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ो। इसके बाद है मिसलेनियस पार्टिकुलर्स होते हैं। मिसलेनियस पार्टिकुलर के अंदर या मिसलेनियस डाटा के अंदर आप एज किस तरह से मालूम कर सकते हो। तो मिसलेनियस के अंदर लिखे हुए हैं कि बर्थ रिकॉर्ड है, चेंजेस अकरिंग एट द प्यूबर्टी है, और चेंजेस ड्यू टू द ओल्ड एज है। इनसे भी आप मालूम कर सकते हो एज। ठीक है, तो पहला बर्थ रिकॉर्ड। बर्थ रिकॉर्ड लीगल प्रूफ देता है आइडेंटिटी का, एज का, नेशनैलिटी का, पेरेंट एज का और सिविल स्टेटस का। इसके बाद है चेंजेस अकरिंग एट प्यूबर्टी। फॉर एग्जांपल जो हेयर होते हैं प्यूबर्टी पर वो प्यूबस पे अपेयर होना शुरू हो जाती है, फिर एक्जिला में आती है। मेल के में जो फाइन डाउनी हेयर होती है वो प्यूबस में अपेयर होते हैं 40 में, एक्जिला में आती है 15 ईयर में, चिन और अपर लिप में आती है 16 और 18 के दरमियान में। ओके, 1 साल में या 2 साल में जो फाइन हेयर होती है वो थिक हो जाती है, इनका कलर डार्कर हो जाता है। जो वॉइस होती है ये डीपर हो जाती है। एडन सैपल 16 से लेकर 18 में आके प्रोमिनेंट हो जाता है। 16 से लेकर 18 में कोई चीज़ भी आपको यहाँ पे आपने रट्टा मारनी है कि जो एपिफाइसेस होते हैं एल्बो पर सारे के सारे फ्यूज़ कर जाते हैं हेड ऑफ फीमर वगैरह, और लोअर एंड ऑफ टिबिया अपने रिस्पेक्टिव शाफ्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो बर्थ रिकॉर्ड है, चेंजेस अकरिंग एट द प्यूबर्टी है, और लास्ट है चेंजेस ड्यू टू द ओल्ड एज है। तो ओल्ड एज के अंदर रिट्रोग्रेसिव चेंजेस आना शुरू हो जाती है, लाइक फेस के ऊपर रिंकल्स है। ओके, 40 साल के बाद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद है आर्कस सेनिलस की एक ओपेसिटी होती है इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया, ये भी 40 के बाद आना शुरू हो जाती है। ओके, जो ऑडिटरी मीटर्स के ऊपर जो हेयर होती है वो 50 के बाद आना शुरू हो जाती है। हेयर की ग्रेइंग होती है 40 में आना शुरू हो जाती है। पहले टेम्पल पे स्टार्ट होती है, फिर बियर्ड की और मोस्टैच की, फिर चेस्ट तक एक्सटेंड कर जाती होती है। कैटरेक्ट वगैरह भी ओल्ड एज में देखने को मिलती है। तो ये चेंजेस होती है ड्यू टू द ओल्ड एज। ओके, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है वीडियो को नहीं, इस चैप्टर को, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो फिर आपको शाबाश। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।